नमस्कार सभी भावी गुरुजन को। आपका स्वागत है अपनी क्लासेज में। और आज अपने इंग्लिश टीचिंग मेथड्स की क्लास लेकर आए हैं। और इंग्लिश टीचिंग मेथड्स यानी ये लैंग्वेज की क्लास है जिसके अंदर अपने देखेंगे कि टीचिंग मेथड्स किसे कहते हैं और कौन कौन सी टीचिंग मेथड्स है जो अपने सिलेबस के अंदर दी गई है, थर्ड ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो उसके अंदर। तो उससे पहले अपने कुछ एक शब्दावली वो देख लेते हैं कि इंग्लिश को अपने बोलते हैं सेकेंड लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज क्यों बोलते हैं? दूसरा वर्ड आता है टारगेट लैंग्वेज, और तीसरा आता है फॉरेन लैंग्वेज। यानी तीन वर्ड आते हैं, सेकेंड लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज, इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये यूनिवर्सिटी, कॉलेज के अंदर या स्कूल्स के अंदर कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में अपनाई जाती है। फॉरेन लैंग्वेज होते हुए भी इसको यूनिवर्सिटी, कॉलेज के अंदर पढ़ाया जाता है क्योंकि ये यूनिवर्सल लैंग्वेज है। ये विंडो टू वर्ल्ड से जुड़ने की लैंग्वेज है, इसलिए इसको L2 या सेकेंड लैंग्वेज भी बोलते हैं। यानी L2 बोलते हैं या सेकेंड लैंग्वेज एक ही बात है। तो इसको सेकेंड लैंग्वेज बोलते हैं क्योंकि ये यूनिवर्सल की लैंग्वेज है और यूनिवर्सिटी, कॉलेज के अंदर इंडिया में चलती है। यानी एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में यूज की जाती है, इसलिए इसको सेकेंड लैंग्वेज बोलते हैं। यानी ये कंपलसरी है। और टारगेट लैंग्वेज अपने टीचिंग के अंदर इसको टारगेट लैंग्वेज बोलते हैं। यानी टीचिंग स्पेशली अपने शिक्षण के अंदर इस लैंग्वेज को टारगेट बोला जाता है। जब अपने कोई लैंग्वेज किसी बच्चे को सिखा रहे होते हैं, यानी एक तो उसकी मदर टंग होगी जो उसको आती है, और दूसरी जो अपने सिखाना चाहते हैं, चाहे वो बच्चे को हिंदी नहीं आती है और अपने हिंदी सिखाने के लिए प्रयास करें तो उसके लिए हिंदी टारगेट लैंग्वेज है। और अपने इंग्लिश दूसरी लैंग्वेज यानी सिखाना चाह रहे हैं कि कोशिश करें तो वो टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश होगी। यानी ये टारगेट या TL भी बोल देते हैं इसको। और फॉरेन लैंग्वेज क्योंकि इंग्लिश अपने भारतीय यानी इंडिया की यानी, तो इसलिए ये फॉरेन यानी विदेश की भाषा है, इसलिए इसको फॉरेन लैंग्वेज बोलते हैं। आशा करते हैं आपको ये तीनों वर्ड समझ में आ गए हो कि सेकेंड लैंग्वेज भी इंग्लिश है, टारगेट लैंग्वेज भी अपना इंग्लिश है और फॉरेन लैंग्वेज तो इंग्लिश है ही। टारगेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अपने को सिखानी होती है क्लास के अंदर। और सेकंड क्यों? क्योंकि ये अपने यूनिवर्सिटी, कॉलेज के अंदर कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में लगती है, इस कारण इसको सेकंड लैंग्वेज बोलते हैं। अब अपने देख लेते हैं कि लैंग्वेज किसे कहते हैं। यानी लैंग्वेज की अपने क्लास है, इंग्लिश लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज किसे कहते हैं? तो लैंग्वेज अपने को पता है कि लैंग्वेज इज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, यानी एक कम्युनिकेशन का माध्यम होता है, यानी मीडियम होता है जिसके तहत अपने कम्युनिकेट कर पाते हैं, यानी संचार, यानी एक दूसरे से शब्दों के द्वारा अपने बात कर सकते हैं। तो ये मीडियम है कम्युनिकेशन का। और इसी को अपने पढ़ने के लिए अलग अलग टाइप की, बच्चों को पढ़ाने के लिए मेथड्स का यूज करते हैं। मेथड्स हो सकते हैं और इसके अलावा भी अप्रोचेज भी यूज की जाती हैं, यानी अपने अप्रोच या टेक्निक का यूज भी करते हैं अपने। यानी बच्चों को इफेक्टिव रूप से पढ़ाने के लिए, क्लास में टीचिंग को इफेक्टिवली कराने के लिए, यानी बच्चों को प्रभावशाली रूप से पढ़ाने के लिए या स्टूडेंट्स की आवश्यकताओं, इंटरेस्ट, क्षमता, योग्यता के अनुरूप उनको पढ़ाने के लिए अपने को अलग अलग तरह के टीचिंग मेथड्स या टेक्निक्स या अप्रोचेज की आवश्यकता होती है, जो एक शिक्षक को मार्गदर्शन की भूमिका निभाती है। तो अब अपने देखते हैं कि मेथड, अप्रोच, टेक्निक से कहते हैं। यानी अप्रोच जिसे हिंदी में अपने उपागम भी बोल दिया जाता है, हिंदी में उपागम बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में अप्रोच बोला जाता है। ये एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर कई मेथड्स शामिल होती है। ये एक तरह की थ्योरी ऑफ टीचिंग है, यानी शिक्षण का सिद्धांत है। और ये बताता है कि हाउ टू टीच, यानी अपने पढ़ाएं कैसे, पढ़ाने के क्या तरीके होने चाहिए, यानी पढ़ाने के सिद्धांत बताती है। ये अपने आप में एक जियोमेट्रिक होती है, यानी समय सिद्ध होती है, इनको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे जीरो अपने साइंस के अंदर या मैथ के अंदर अपने मान लेते हैं कि माना कि कोई चीज़ की वैल्यू x है,
तो वो एक्स समय सिद्ध है, इसे एक ज्योमेट्री बोलते हैं। तो वो अप्रोच होती है यानी उपागम, और इसके द्वारा बताया जाता है कि कैसे पढ़ाएं। और इसके अंदर कई विधियाँ शामिल होती है, जैसे अपने अप्रोच के अंदर चाहे थर्ड ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड, उसके अंदर CLT लगती है। ये CLT क्या है? अप्रोच है। इसके अंदर अपने टारगेट लैंग्वेज जो सिखाते हैं उसके लिए अनेक विधियों का यूज करके अपने बच्चे को भाषा सिखाते हैं। तो CLT क्या होगी? अप्रोच है। इसके अंदर बताया जाता है कि बच्चे को इंग्लिश या टारगेट लैंग्वेज कैसे सिखाएंगे। इसी तरह स्ट्रक्चरल अप्रोच भी अपने हैं, स्ट्रक्चरल मेथड जो दे रखी है अपने सिलेबस के अंदर, लेकिन वो मेथड नहीं होती, अप्रोच ही होती है। तो अपने स्ट्रक्चरल अप्रोच यानी ये भी अप्रोच है, यानी इनको अपने स्ट्रक्चर कैसे बताएं बच्चे को, इसके लिए बहुत सारी विधियों का काम लेना होता है। तो ये अप्रोच एक अब्रोड यानी ब्रॉड टर्म है, वाइड टर्म है। इसके अंदर कई सारी मेथड्स काम लेनी होती है अपने को, कोई टारगेट लैंग्वेज या कोई सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए। यानी अप्रोच को अपने यानी कोई चीज़ तक कैसे पहुँचे या कैसे पढ़ाएं, उसके लिए अपने कई विधियों का सहारा लेना होता है। और वो विधि होती है जो अपने सिस्टमेटिक प्लान के साथ क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट करनी होती है, यानी अपने प्रिंसिपल की सहायता से, मैगजीम की सहायता से क्लास के अंदर जाते हैं तो प्लान बनाकर जाते हैं कि इस विधि के द्वारा अपने बच्चे को आज ये टॉपिक पढ़ाएंगे। तो ये एक तरह का क्लास के अंदर यूज होने वाला मीडियम है, यानी अपने क्लास के लिए सोच कर जाते हैं कि आज अपने इस विधि के द्वारा, यानी जैसे GT होगी, DM होगी या ALM होगी, यानी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होगी, डायरेक्ट मेथड होगी, ऑडियो लिंगुअल मेथड होगी, ये सारी मेथड है, इनको अपनी क्लास में जाकर यूज करते हैं। अप्रोच को नहीं, अप्रोच तो एक थ्योरी है यानी सिद्धांत है, ये समय सिद्ध है। इसके द्वारा तो ये सिद्ध किया जाता है कि कैसे पढ़ाएं। CLT जिस तरह एक अप्रोच है और इसके अंदर बहुत सारी विधियाँ होती है। CLT के अंदर बहुत सारी विधियाँ होती है, जैसे रोल प्ले के द्वारा पढ़ा सकते हैं, इसके अंदर अपने ग्रुप वर्क के द्वारा पढ़ाते हैं, ड्रिल के द्वारा पढ़ाते हैं। तो ये सारी विधियाँ होती है जो इस अप्रोच के अंदर शामिल होती है। और मेथड जो एक प्लान होता है जो क्लास के अंदर अपने इम्प्लीमेंट करते हैं यानी उपयोग लेते हैं। और इसी विधि को जो अपने प्लान बनाकर जाते हैं, इनको अलग अलग तरीकों के द्वारा, टेक्निक्स के द्वारा बच्चों के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी स्पेशली क्लास के अंदर जाकर इसको एक्टिवेट कर दिया जाता है। यानी ये एक्टिविटी है, क्लास एक्टिविटी है जो स्पेसिफिक होती है, यानी स्पेसिफिक अपने बच्चे को पढ़ाना है, यानी स्पेसिफिक बच्चे के लिए, यानी ये क्लासरूम की एक्टिविटी है। यानी क्लासरूम के अंदर अपने जो भी एक्टिविटी करते हैं वो सारी सारी टेक्निक होती है, यानी तरीके होते हैं कि बच्चे को कैसे पढ़ाएं, बच्चे को कैसे सिखाएं। तो कभी अपने रोल प्ले करते हैं उसके सामने, कभी उसके सामने अभ्यास करवाते हैं, कभी ग्रुप वर्क करवाते हैं, कभी खुद अपने उसी आवाज़ में बोल कर दिखाते हैं। ये सारी सारी टेक्निक है, यानी तकनीक है, तरीके होते हैं। और ये तरीके कौन सी विधि के तहत अपनाए जा रहे हैं, वो मेथड होती है। जैसे DM पढ़ा रहे हैं तो अनुवाद कैसे करके सिखाएं, डायरेक्ट मेथड पढ़ा रहे हैं तो कैसे बच्चे को डायरेक्ट उसी लैंग्वेज में बोलना सिखाएं, यानी छोटे छोटे स्ट्रक्चर दे के बताएं या खुद बोल के बताएं, ये मेथड है। और ये मेथड सारी अप्रोच के अंदर होती है, यानी एक अप्रोच के अंदर बहुत सारी मेथड्स हो सकती है और मेथड के अंदर बहुत सारी टेक्निक्स यूज की जा सकती है। और ये सारी मेथड्स हो, चाहे टेक्निक हो या अप्रोच हो, ये सारी दो प्रकार की होती है, यानी 2 टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। एक होती है चाइल्ड सेंटर्ड, यानी एक तो होती है चाइल्ड सेंटर्ड और दूसरी होती है टीचर सेंटर्ड। यानी एक होती है चाइल्ड सेंटर्ड और दूसरी होती है टीचर सेंटर्ड। चाइल्ड सेंटर के अंदर चाइल्ड यानी स्टूडेंट जो मेन खुद रोल निभाता है, और दूसरी होती है टीचर सेंटर जिसमें टीचर मेन रोल में होता है। इनमें अपने जो सिलेबस में लगती है सेकंड ग्रेड हो या थर्ड ग्रेड, जिसमें टीचर सेंटर में तो ALM है यानी ऑडियो लिंगुअल मेथड, और दूसरी है GT जो टीचर सेंटर्ड है, यानी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अंदर टीचर ही खुद ही इंग्लिश पहले बोलता है, बाद में उसका सेंटेंस का ट्रांसलेट करता है।
और चाइल्ड सेंटर्ड के अंदर अपने सिलेबस में दे रखी है, जिसमें स्टूडेंट मेन रोल निभाता है। उसके अंदर अपने डायरेक्ट मेथड यानी DM, CLT और इसके अलावा स्ट्रक्चरल मेथड, DM, CLT और स्ट्रक्चरल मेथड या अप्रोच है जो चाइल्ड सेंटर्ड है, यानी इसके अंदर चाइल्ड मेन भूमिका में होते हैं और ALM और GT में टीचर मेन भूमिका निभाता है। और इन्हीं मेथड्स के द्वारा ही अपने यानी चाइल्ड सेंटर्ड या टीचर सेंटर्ड है, इन्हीं के द्वारा अपने बच्चों को अध्ययन करवाते हैं, यानी इफेक्टिव पढ़ाते हैं, इफेक्टिव रूप से पढ़ाते हैं। और इफेक्टिव स्टडी वही है, यानी इफेक्टिव टीचिंग वही है जो चारों स्किल्स को यानी चारों कौशल जो होते हैं, 4 कौशल स्किल्स होते हैं, उनको गेन कर ले बच्चा, यानी 4 स्किल को बच्चा सीख ले, वही टीचिंग इफेक्टिव होती है, वही मेथड इफेक्टिव होती है जो चारों कौशल कौन कौन से LSRW इन चारों को प्राप्त करवा दे। वो शिक्षण मेथड चाहे कौन सी हो, चाहे GT है, DM है, CLT है, स्ट्रक्चरल है या ALM है या कोई और हो, वो अगर चारों को बराबर सिखा दे तो वो इफेक्टिव है। यानी इन चारों का टीचर को भी नॉलेज होना चाहिए और उस मेथड के अंदर भी ये बराबर रूप से नेचुरल रूप से, यानी नेचुरल ये है, पहले L होना चाहिए, बाद में S, बाद में R और बाद में W, यानी टीचिंग इसी तरीके से होनी चाहिए। वही साइकोलॉजिकल या नेचुरल स्टडी है, यानी वही साइकोलॉजिकल या नेचुरल स्टडी है, यानी वही नेचुरल स्टडी है, नेचुरल टीचिंग या नेचुरल मेथड या साइकोलॉजिकल मेथड है, जिसमें सबसे पहले चारों स्किल में लिसनिंग होनी चाहिए, उसके बाद स्पीकिंग और उसके बाद रीडिंग और उसके बाद राइटिंग, यानी ये चारों जो क्रम के अनुसार चले, पहले लिसनिंग, उसके बाद स्पीकिंग, उसके बाद रीडिंग और उसके बाद राइटिंग, तो वो साइकोलॉजिकल है, क्योंकि ये साइकोलॉजी के द्वारा सिद्ध किए गए कौशल है, स्किल है, और इनके अकॉर्डिंग पढ़ाई जाए वही विधि यानी मेथड है, वो नेचुरल है, वो अप्रोच नेचुरल है, यानी साइकोलॉजिकल और नेचुरल है। और इनको प्राप्त करने के लिए यानी इन स्किल्स को प्राप्त करने के लिए अपने को अलग अलग तरह के प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांतों का काम लेना होता है, अलग अलग तरह के मैक्सिम्स काम लेने होते हैं। मैक्सिम कौन कौन से होते हैं, यानी इनको कैसे बच्चे को पढ़ाएं, इन स्किल्स को पहले L को, S को, R को, W को, यानी नेचुरल तरीके से कैसे बताएं। नेचुरल क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि बच्चा जन्मते ही पहले सुनने का काम करता है, उसके बाद स्पीक करता है, उसके बाद स्पीक करना सीख जाए, उसके बाद रीड करना सीखता है और राइट अंत में करना सीखता है, यानी लिखना अंत में सीखता है, इसलिए ये नेचुरल वे सीखने, और इसे ही साइकोलॉजी के द्वारा प्रूव किया गया, इसलिए साइकोलॉजिकल वे चारों स्किल्स का। तो इनको कैसे सिखाया जाए, यानी स्किल को चारों को अलग अलग विधियों की सहायता से, तो इसके लिए अलग अलग मैगजीम्स यानी जिसे हिंदी में सूत्र बोलते हैं, यानी अलग अलग तरीके के मेथड्स को, अप्रोच को साइकोलॉजिकल बना दे, जो सूत्र अपने यूज करते हैं। जैसे इनमें मेनली यही सूत्र होते हैं, फ्रॉम, नॉन टू, अननोन, यानी पहले अपने बच्चे को वो बताएं जो बच्चा जानता है, नॉन, और उसके बाद अननोन की तरफ लेकर जाएं, यानी पहले जो बच्चा जाने उसको बताओ, बाद में अननोन की तरफ लेकर जाना है। और आगे एग्जाम्पल टू रूल के लिए और सिंपल टू कॉम्प्लेक्स के लिए, यानी पहले एग्जाम्पल बताई जाए, सीधे नियम नहीं बताने चाहिए, पहले एग्जाम्पल टू रूल की तरफ। ये मैगजीम होते हैं, अगर ये मैगजीम यूज होते हैं तो वो साइकोलॉजिकल अप्रोच या मेथड है। एग्जाम्पल टू रूल हो, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए, यानी मैगजीम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जिस मेथड या अप्रोच के अंदर यूज हो रहा है, यानी पहले साधारण सेंटेंस हो या साधारण चीज़ों को पढ़ाया जा रहा है, उसके बाद उससे बच्चे को जटिलता की ओर यानी कठिनाई की ओर लेकर जाया जा रहा है, तो वो विधि है जो नेचुरल है, यानी साइकोलॉजिकल है, साइकोलॉजी के द्वारा प्रूव की गई मैगजीम्स का यूज कर रही है। इसी तरह इंडक्टिव टू डिडक्टिव की तरफ बढ़ती जो मेथड है वो साइकोलॉजिकल है। इंडक्टिव का मतलब आगमनात्मक से निगमनात्मक, आगमन से निगमन की तरफ,
यानी पहले बच्चे को उदाहरण देने चाहिए, एग्जाम्पल ही इंडक्टिव है, और रूल यानी डिडक्टिव। पहले बच्चे को जैसे अपने नाउन पढ़ाएं तो पहले बता दे राम, श्याम, पेन, कॉपी, क्या इनको जानते हैं, यानी अपने आसपास के वातावरण के अनुसार बता दिया। उसके बाद बता दिया कि इन सब के नेम को अपने नाउन बोलते हैं, तो यानी पहले अपने उदाहरण दिए, उसके बाद नियम बना दिया। अब बच्चे सीख जाएंगे कि किसी के नेम को क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। तो इसी प्रकार पर्टिकुलर टू जनरल बताना चाहिए बच्चे को, सीधा नहीं कि जाती जनरल, जनरल का मतलब भी रूल ही होता है। यानी जो मेथड पर्टिकुलर टू जनरल के नियम के अकॉर्डिंग पढ़ाए वो भी साइकोलॉजिकल है। इसी तरह गेस्टाल्टवाद बोलता है जिस तरह फ्रॉम होल टू पार्ट्स, यानी पहले होल को बताना चाहिए, उसके बाद पार्ट्स के बारे में बताना चाहिए। जैसे अपने ये पेन ले लिया तो पेन को अपने सीधा ये बताएंगे कि ये पेन है, ऐसा नहीं कि इसके अलग अलग पार्ट, इसका ढक्कन अलग कर दिया, इसके अंदर जो है वो अलग कर दिया, पीछे वाला ढक्कन अलग करके बता दिया कि इनको जोड़ेंगे तो एक बनेगा पेन। नहीं, पहले होल यानी पूरे को बताना है, उसके बाद इसके अलग अलग पार्ट्स को समझाना है। बच्चा धीरे धीरे इस पेन के बारे में जानने लगे उसके बाद। तो अगर ऐसे बताते हैं तो बच्चा जल्दी सीखता है। और ये मैगजीम साइकोलॉजिकल है, और जिस मेथड के अंदर ये इन सब के आगे फ्रॉम है ये वाले मैगजीम्स अपनाते हैं। यानी इसके अलावा एक और अपने देखें कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी पहले जो अपने सामने मूर्त है यानी जो दिखाई देते हैं, कंक्रीट का मतलब जो दिखाई दे, उन चीज़ों को बताना चाहिए। इससे पहले नहीं कि एब्स्ट्रैक्ट जैसे बुराई अच्छाई के बारे में बताना लग जाए, तो बच्चा जानता नहीं है कि बुराई अच्छाई क्या है, दिखी इतनी। तो पहले वही चीज़ें बताएं जो अपने आसपास मौजूद हो। मूर्त से अमूर्त भी बोलते हैं हिंदी में, तो ये कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की ओर बताइए। वही मेथड्स, अप्रोच या टेक्निक साइकोलॉजिकल है। और अपने जो मेथड्स दे रखी है इनमें और सारी साइकोलॉजिकल है, सिवाय जीटी मेथड के, यानी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होती है, इनके अंदर ये वाले रूल नहीं, यानी मैगजीम्स फॉलो नहीं किए जाते, क्योंकि उसके अंदर अननोन टू नोन बताया जाता है, रूल पहले बता दिया जाता है कि ग्रामर बच्चे को अलग से किताब से पढ़ाई जाती है। इस प्रकार अपने पास जो सिलेबस में मेथड्स दे रखे हैं, चाहे थर्ड ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, उनमें सिर्फ और सिर्फ जीटी मेथड ये ऐसी है जो साइकोलॉजिकल नियमों के अकॉर्डिंग नहीं चलती, इसलिए इसको साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक विधि नहीं मानते। और सारी चाहे एएलएम हो, चाहे सीएलटी हो, चाहे डीएम हो, चाहे स्ट्रक्चरल अप्रोच हो, वो सारी की सारी साइकोलॉजिकल मैगजीम्स को फॉलो करती है। इस कारण वो नेचुरल है ये वाली जीटी मेथड के अलावा, यानी ये एक ही मेथड है जो साइकोलॉजिकल नहीं है। तो इस प्रकार आशा करते हैं आज बेसिक क्लास थी जिसमें आपको समझ में आया। आगे की क्लासेज में अपने जीटी मेथड, एएलएम, डीएम, सीएलटी, स्ट्रक्चरल मेथड को एक एक करके समझेंगे, जिसमें आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर आज की क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बताएं ज़रूर कि क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, जिससे आपको आगे की क्लासेज दे पाऊँगा। धन्यवाद, लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।